मैं आपको बताता चलूँ, रिकॉर्डिंग ज़रा स्टार्ट हो जाए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास फॉर फ्राइडे, 22nd January. So here in this class, we are just dealing with electric potential. You see that what is electric potential? Due to any charge, there is a potential around that charge, configuration. कोई सी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, उसके अराउंड एक वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जस्ट लेट मी जस्ट enlarge दिस डायग्राम एंड आई जस्ट एक्सप्लेन कि कोई भी अगर चार्ज होगा, तो लेट मी जस्ट सी दैट रिकॉर्डिंग इज ऑन एंड द माइक इज ऑन एंड द मटेरियल इज बीइंग प्रेजेंटेड। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा, तो ये जो चार्ज है, ये इसके अराउंड में एक फील्ड क्रिएट करेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इज अ वेक्टर। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती चली जाती है एज यू गो अवे फ्रॉम दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। राइट नाउ वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग दिस चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज, लेकिन ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। इट कैन बी अ सर्कल, इंसुलेटर, कंडक्टर, it can be a ring, it can be a cylinder, or it can be anything. But the thing is कि ये इसके अराउंड में एक एक फील्ड क्रिएट करेगा, एंड फील्ड इज अ वेक्टर। और अगर ये यहाँ पे फील्ड मौजूद होगी, तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज यहाँ पर आया इसके अराउंड में, विसिनिटी में, यानी इसके करीब, तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, दैट इज द चार्ज मल्टीप्लाई बाय द फील्ड। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इवन देन देयर इज अ फील्ड, and by virtue of this field, the incoming charge which comes in this in around this charge, वो force feel करेगा due to the virtue of this presence of the field. अगर ये चार्ज यहाँ पे कोई फील्ड क्रिएट ना कर रहा होता, तो फिर यहाँ पे इसको फोर्स भी कोई एग्जर्ट ना होती। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर ये चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, न्यूट्रल है बिल्कुल, तो इसके अराउंड कोई फोर्स नहीं होगी, तो कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर आएगा तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। द सेम वे देयर इज वन मोर थिंग, और वो क्या है? वो ये है, बाई बाई वर्च्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग conservative force, the force which is exerted by this electric field is a conservative force. That means conservative force का मतलब है कि जिसके इफेक्ट्स को आप पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर सकें। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी वजह से अगर आप बॉल को या किसी वजनी चीज़ को, और कोई भी चीज़ होती है वो वजनी होती है, मतलब उसका कोई ना कोई माइक्रोग्राम्स में भी हो तो वो वजन तो होता है उसका, या वो केजीज में हो या टन्स में हो, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसको अगर आप ड्रॉप करें तो वो ज़मीन पे गिरेगी। तो वो क्यों गिरेगी? इसमें एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी थी। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, एक मेरा एक्सपीरियंस है। एक मैंने वीडियो देखी थी कि उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि पूरा जो बॉल गिरती है ना, वो बड़ी अच्छी वीडियो थी। मतलब ये क्या, दैट वाज द इंटरेस्टिंग वीडियो। आज थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी, कि जो हवा है वो आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। कोई चीज गिर रही हो तो, अगर वो लोही की बॉल हो तो हवा की जो रेजिस्टेंस है इज जस्ट लाइक नेग्लिजिबल, आपको फील नहीं होती। बट अगर आप कोई रुई है या कोई बर्ड फेदर है, कोई पर है, कोई ऐसा हल्की सी चीज है, अगर आप उसको जमीन ऊपर से गिराएं किसी हाइट पे, तो वो आहिस्ता 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 आती है। तो वो आहिस्ता क्यों आती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द एयर। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि एक बहुत बड़ा चैम्बर बनाया, बड़ा हाइट का, बहुत ऊंची हाइट का, और उसके अंदर एक लोहे की बॉल, बहुत भारी किस्म की, बड़ी सी, उसको ड्रॉप किया विद अ फेदर, बर्ड फेदर। तो देवर, और इसको बड़ी हाई स्पीड कैमरे से उन्होंने शूट किया। शायद आप लोगों ने देखी होगी व्हाट्सएप पे बहुत ही, या यूट्यूब पे। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस, और वो दोनों एक साथ गिरे बिकॉज दे हैड जस्ट मेड दैट चैम्बर वैक्यूम्ड। तो इसका मतलब एयर, देयर वाज नो एयर, तो वो इन्होंने एयर रेजिस्टेंस को नलीफाई कर दिया, एयर रेजिस्टेंस थी नहीं वहाँ पे। अच्छा, इसी दैट इज जस्ट अ प्रूफ कि दोनों को एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती है, उसके वजन के साथ उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स ये एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करती है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी, ये बात हमारी आज कंप्लीट हो गई। आज की मतलब ये टॉपिक के इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ द फर्स्ट टॉपिक। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओह सॉरी, व्हाट इज दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम क्यू से डिवाइड कर दें, पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं। लेट मी जस्ट अगेन शो यू दैट, सो दैट, क्योंकि आप लोग तो जो है इतनी चीज़ें जो है आपके जहन में रिवाइज नहीं होती हैं लास्ट क्लास की, तो उसको रेफर बैक करना ज़रूरी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज गिवन बाय 23.9, दिस इक्वेशन नंबर 23.9। तो अगर इस Q को यहाँ से हटा दें, यानी Q नॉट से डिवाइड कर दें, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। अगर ये दो चार्जेस होंगे, एक ये और दूसरा यहाँ पर ये वाला, तो ये दोनों की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। लेकिन अगर हम कहें कि दिस चार्ज, दिस क्यू नॉट इज जस्ट इक्वल टू वन, तो फिर ये वन यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वन से मल्टीप्लाई समथिंग इज जस्ट सेम थिंग। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू क्यू ऑन अ यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको क्यू से डिवाइड कर दिया, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को यू डिवाइड बाई क्यू नॉट। यही यहाँ पे आगे मैंने आपको दिखाया था अभी। तो यहीं से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहले जो सारी डिस्कशन थी 23.1 में, वो थी पोटेंशियल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी को आप डिवाइड कर दें तो क्यू नॉट से, तो वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। तो ये वाली इक्वेशन भी जो है ये वाजे है। अब जो मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल बात बता दूं जो कि आपको पता होनी चाहिए, अगेन गोइंग बैक टू दैट फिगर। देखिए किताब में जो कंटेंट्स है ना, वो इतने वाजे नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू गेट दीज कॉन्सेप्ट्स इन लिमिटेड टाइम विच यू हैव। तो इसके लिए आपको लेक्चर ही आपको हेल्प, सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, अब ये जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज नहीं है तो यहाँ पे ज़रूरत है कोई फोर्स नहीं होगी, फील्ड होगी। सही है। अच्छा, इसी तरीके से इस पॉइंट चार्ज की वजह से या इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज आता है क्यू नॉट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड की वजह से क्या बनेगी, द वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई द द अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहाँ पर आएगा। ये वही वाली बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, फोर्स कब एक्सपीरियंस होगी, और कौन एक्सपीरियंस करेगा, अगर कोई टेस्ट चार्ज आया तो। और इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कब बनेगी, जब यहाँ पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू डोंट नीड अ टेस्ट चार्ज फॉर फॉर हैविंग दिस वोल्टेज ऑन दीज पॉइंट्स अराउंड दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस वाज द टॉपिक। अब मैं आपको सवाल करने की इजाज़त देता हूँ ताकि हम आगे इस टॉपिक के ऊपर बिल्डअप कर सकें और चीज़ों को। और हम इस क्लास को इंशाल्लाह जो है टारगेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, मतलब ये कि 12:15 बजे तक हम शायद इंशाल्लाह ख़त्म कर सकेंगे, सो दैट हम जुम्मे के लिए भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर। अच्छा, ये 11 ही हैं और ज़्यादा हाई आ ही नहीं सके जो शुरू में आए थे। चलिए सही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। सो अब बताएं कोई सवाल। ये बात आपको समझ में आ गई, ये जो मैंने पॉइंट एम्फेसाइज किया है अभी अभी, कि इस इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, अगर कोई यहाँ पे चार्ज आया। इसी तरीके से यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, उसको हमने डिफाइन किया है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई द द अमाउंट ऑफ द चार्ज क्यू नॉट, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज आएगा तो व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी वी मल्टीप्लाई बाई दैट अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू नॉट। ये बात यहाँ पर जो इक्वेशन की सूरत में है, यहाँ पर ये वाली वाली बात इक्वेशन की सूरत में है, इसको मैंने अल्फाजों की सूरत में बयान किया, जो कि सारे टेक्स्ट में बयान किया हुआ होता है।
अच्छा, अगर मैं कह दूं कि ये बुक पढ़ने से जो है ना आपको इतना फायदा नहीं होगा, बिकॉज बुक के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पे जो मैं आपको तरीके से बताता हूँ चीज़ें, वो मैं इस तरीके से बताता हूँ कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक था एक कि व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू। तो ये आ गया, ये हम पहले कर चुके थे वो ऊपर ही, तो इसलिए अभी मजीद यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर दो चार्जेस होंगे तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर चार्ज की वजह से जो इसका डिस्टेंस होगा हर चार्ज से, वो आर आर आई होगा। हर चार्ज का जो है मल्टीपल पॉइंट्स की वजह से कर लेंगे। ये बात हो गई, ये एक सिंपल बात है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। अब आगे चलते हैं हम। अब ये वाले टॉपिक को हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज वी जस्ट हैव टू डू समथिंग जो कि एग्जाम में भी आए आपके, और आप कर भी सकें उसको। अब ये जो है यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपके पॉइंट्स हैं। हम इसको प्रैक्टिस करेंगे इसको, लेकिन हम इसको रीड नहीं करेंगे क्योंकि रीड करना समझ ही नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस ना होगी। इट विल ऑल लुक जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट। तो हम उसको उस प्रोसेस से गुजार देते हैं जिस प्रोसेस से ये सारे जो प्रोसेस सारा यहाँ पे लिखा हुआ है उसको प्रोसेस से गुजार देते हैं। ओके, नेक्स्ट 23.8 आप इसका नोट करें कि वी आर जस्ट डूइंग दिस 23.8। और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि वी हैव अच्छा स्फेयर, और इस स्फेयर के ऊपर अ, एक सॉलिड स्फेयर है, और इस स्फेयर के ऊपर इट्स अ कंडक्टिंग स्फेयर। इट्स अ कंडक्टिंग स्फेयर, तो इसका मतलब है कि इसका जो सारा चार्ज होगा विल बी ऑन द सरफेस। जब भी कोई कंडक्टिंग होगा उसको हमने बात की थी गॉसेस लॉ के अंदर कि वो सारा सरफेस पे आ जाएगा उसका चार्ज। तो ये सारा चार्ज सरफेस पे आया हुआ है। और जब ये चार्ज स्फेयर हो, ये बातें जो है ना मेरी, अगर आप अपने इंडिविजुअल टाइम के अंदर बैठ के अगर इसके ऊपर पॉन्डर करना चाहें, सोचना चाहें, तो आप सोचें। लेकिन अभी आप मेरे वर्ड्स को सिर्फ एज इट इज़ ले लें और इसको एक खाने में जहाँ पे बिल्कुल अपने जहन में रख लें कि ये ऐसी बात है। तो ये बात किया है कि स्फेयर के सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप इसको आप रेफर बैक करना चाहते हैं, ये पिछले लेक्चर में कहाँ बात आ गई थी, तो आप पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं और किताब भी देख सकते हैं, और टॉपिक भी वाला मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछेंगे कि ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो मैं आपको वो टॉपिक भी और पेज नंबर भी बता दूंगा। अच्छा, ये स्पेयर पे आ गया चार्ज। अभी आप मेरी बात को एज इट इज ले लें। दूसरी बात, आप मेरी ये बात को एज इट इज ले लें जो हम पिछले पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई स्पेयर हो, तो गॉसेस लॉ से हमने ये प्रूव किया था कि इट कैन बी जस्ट टेकन एज द होल चार्ज ऑफ दिस स्पेयर इज एक्यूमुलेटेड एट द सेंटर ऑफ इट्स पॉइंट, इट्स एट इट्स सेंटर। तो यहाँ पे हम इसको एक्यूमुलेटेड ले सकते हैं। तो जब इसको एक्यूमुलेटेड लेंगे तो वी कैन जस्ट टेक दिस स्फीयर एज ए पॉइंट चार्ज, और हम कहते हैं कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम काफी बार कर चुके हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल किए हैं तो यू विल रिमेंबर इट। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल अपने हाथ से नहीं किए हैं तो ये आपको सोचने में कि हाँ यही होता है या नहीं होता है, ये मुश्किल होगी। तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल काफी सारे किए हैं, तो ये यहाँ पर आर स्क्वायर आता है फॉर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस रिलेशनशिप। ये ऊपर काफी बार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि दिस रिलेशनशिप व्हेन दिस पॉइंट इज outside the sphere, but inside the sphere the Gauss's law says that there is just no field, that's why this E is equal to 0। अब अगर आपको इसको पिछले सारी स्टेडिंग से रिलेट करना है तो यू जस्ट गो बैक टू द चैप्टर नंबर 2 और उसके पे आप इसको सोचें। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से पूरा जहन को साफ करने के लिए ना काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। बट अभी मैं आपको सिर्फ ड्रिल करवा रहा हूँ सो दैट यू नो दैट हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, द न्यूमेरिकल्स। तो ये बात हो गई। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द वोल्टेज अराउंड अराउंड दिस अराउंड दिस सर स्फेयर। तो वो हमने अभी अभी किया है कि उसके अंदर इसके ऊपर फील्ड में आर स्क्वायर था, इसमें सिर्फ आर होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, दूसरी बात ये है, ये बात तो आपको वाजे हो गई कि अगर ये डिस्टेंस, ये वाला देखेंगे, ये डिस्टेंस यहाँ पे, इफ दिस आर इज ग्रेटर देन आर, ये जो आर है इज, ये आर यहाँ पर है, ये वाला आर, ये कैपिटल आर इज हियर। व्हाट इज दिस कैपिटल आर? द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अगर ये कैपिटल आर है यहाँ पे, तो ये आएगा ये वाली रिलेशनशिप। लेकिन
विद इन द सर्कल, इस इधर व्हाट विल बी द पोटेंशियल विद इन द सर्कल? Within the circle, there is no work required for moving a charge from one point to another. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे there will be no voltage difference, and the voltage difference will be just constant, and that will be equal to this simple, ये R, इस सारे पॉइंट्स में for less than capital R it will be equal to this. ये बात आ गई समझ में कि अंदर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो। हाँ हाँ, मैं अभी आपका पॉइंट लेता हूँ, मुझे पता है कि आप इसमें सवाल करेंगे, बट आप इसको पहले मेरी बात सुने। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सर्कल इज जीरो, बट द वोल्टेज इनसाइड द सर्कल इज कांस्टेंट, एंड दैट इज व्हाट दिस के। ये देखिए न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपको, ये अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा। अच्छा कोई है यहाँ पे भाई? ओके, ये आउटसाइड के अकाउंट से आते हैं ना आप लोग, तो फिर ये आपको ये प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज नहीं होती है। अच्छा चलें, मैं आपको ये बता रहा था कि inside the sphere the electric field is zero, but the inside the sphere it is k q multiplied by the radius। ये वाली बात हो गई। अब इसका आगे चलते हैं और वी जस्ट डू द न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हमारा है इसी का न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फिर अगर आपको कोई सवाल होगा तो हम वी कैन जस्ट ऑलवेज गो बैक। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हमने 19 तक इंपॉर्टेंट बताए थे, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर ये मेरी स्क्रीन देखिएगा, आप स्क्रीन ही देख रहे हैं, और ये आपको यहाँ पे नजर आएगा कि 23 पॉइंट हमने 19 तक किया था, अब हम 23.27 कर रहे हैं, द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब मैं आपको ये बता दूं, ये सवाल इस तरह का सवाल है, ये दोनों सवाल, और ऊपर के भी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये दोनों सवाल बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में मिलते जुलते आएंगे, विद द सेम सेम कॉन्सेप्ट और सेम डिफिकल्टी। और इसको अगर आपकी ड्रिल आती है तो आप इसको अच्छे तरीके से ड्रिल करके आएँ, सो दैट यू कैन सॉल्व इट। अच्छे तरीके से ड्रिल करके आएँ। इट डजंट मीन दैट आप वैल्यूज को याद करके आएँ, इट ओनली मीन्स दैट यू शुड नो द स्टेप्स, राइट। आई ऑल्सो अगेन एम्फेसाइज कि द डिफिकल्टी लेवल एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वक्त डील कर रहे हैं, यही डिफिकल्टी लेवल होगा और यही कॉन्सेप्ट्स होंगे। सो जस्ट गो बैक। ओके, तो 23.27 आपको मैंने इंपॉर्टेंट दिया था। अब ये मुझे कौन रीड करके देगा? एनीवन, ताकि आप लोग भी इन्वॉल्व नजर आए। उस्मान सईद मोतीवाला, प्लीज come up and read this question for us. A thin spherical shell with radius r1 equals to 3 centimeter is concentric with a larger thin spherical shell with a radius r2 equals to 5 centimeter. सही, अब एक मिनट Both रुक shells are जाए, एक मिनट रुक जाए। अब जो है ये यहाँ पे बात आ रही है कि ये 3 सेंटीमीटर का एक स्फेयर है, यानी जिसको मैंने लिखा है for all of you who are just looking at this lecture and attending this lecture using mobile phone, मुझे उनके साथ हमदर्दी है। मुझे तो मोबाइल फोन की स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आता। बहरहाल मैं 40 साल से ऊपर हूँ और 50 साल का हूँ, तो 50 साल 40 साल की उम्र में नजर कमजोर हो जाती है। आप लोगों की तेज है माशाल्लाह, अल्लाह ताला और तेज रखे, लेकिन फिर भी दिस इज 0.03 मीटर्स, 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। और ये जो स्फेयर है, ये वाला स्फेयर है 550 सेंटीमीटर का। कितना है? 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो उसको मैंने 0.05 मीटर लिख दिया। ये दो स्फेयर मैंने बता दिए। चले आगे करें जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, अगेन चलें, आगे चलें। both shells are made of insulating material. सही है। The smaller shell has charge Q1 equals to positive 6 nanocoulombs distributed uniformly over its surface. And the larger shell has Q2 equals to negative 9 nanocoulombs distributed uniformly over its surface. चलें अब देख लेते हैं एक इसको दी आगे। अब देखें इसके ऊपर जो चार्ज है पूरे सरफेस पे स्फेयर के, तो वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 6 नैनोकूलम्स, और इस वाले जो ऊपर वाला सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, उसके ऊपर है -9 नैनोकूलम्स। ये मैंने मेंशन कर दिया तस्वीर में, तो हम ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े, आहिस्ता आहिस्ता इसको समझते हुए सवाल ले रहे हैं। हाँ चलें।
take the electric potential to be zero at infinite distance from both shells. ये हमेशा की बात है, ये What हमेशा is होता है। इफ यू हैव अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम कहते हैं इसका वोल्टेज जीरो हो गया होगा। अपॉन आर आ रहा है ना, 1/r, तो 1/r इसका मतलब 1/infinite इज जीरो। what is the electric potential due to the two shells at the following distance from their common center? 1 r equals to 0, 2 r equals to 4 centimeter, 3 r equals to 6 centimeter. बस यहीं तक रखते हैं, B अभी what तक बी को बाद में देखेंगे, अभी इसी को डील कर लेते हैं। अच्छा, तो व्हाट आर द डिस्टेंस विच आर जस्ट मेंशन्ड? जीरो। जीरो का मतलब है कि ये दोनों सर्कल के बीच में होगा, यहाँ पे पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना है। अब आपको मालूम है कि पोटेंशियल जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आपको मैं दिखा देता हूँ, कहाँ पे थे हम लोग इस पेज नंबर में? 760 देखते हैं, नहीं 760 पे तो नहीं है, कहाँ थे यार, बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। 7870 देखते हैं, बहुत पीछे चले गए। अरे यार बहुत मुश्किल हो गई, कौन से चैप्टर पे आ गए? 23 पे ही है। अल्लाह आसान कर दे, क्या देख रहा था मैं? ये देख रहा था, हाँ। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इनसाइड, लेकिन पोटेंशियल इनसाइड जीरो नहीं होता। तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर सम। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती स्केलर में। तो वो होता क्या है, जो एक चार्ज की वजह से और दूसरे चार्ज की वजह से। तो इनसाइड है ये सर्कल दोनों, ये इनसाइड है, और इनसाइड के ऊपर जो फार्मूला लगता है ना, वो लगता है कि भाई इस पूरे इनसाइड के अंदर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी जस्ट इक्वल टू कि इस आर की जगह पर, इस आर की जगह पर नीचे जो आर आता है स्मॉल आर, उसकी जगह पे बिल्कुल रेडियस ही आएगा। इस पॉइंट को आप याद रख लें कि इनसाइड द सर्कल इज जस्ट द वोल्टेज इक्वल टू द सरफेस। अब देखें यहाँ पर मैं आपको फिर दिखाता हूँ, देखें ये इनसाइड के अंदर, सारे इनसाइड के ऊपर यहाँ पे कितना सरफेस है, ये जो सरफेस पर है वही सारा कांस्टेंट अंदर जाता है, अंदर भी है। तो अब ये इनसाइड का पूछा है, तो ये इनसाइड का फिर से बता दें, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। हाँ, पहले भी अब ये पॉइंट वाकई जो है याद रखने वाला है, इसमें अंदर इतना समझने वाला पॉइंट नहीं है, इसको याद रख लें कि ये जो सर्कल है इसके पूरे अंदर पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, कि इस सर्कल का पूरा चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वल टू डिवाइड बाय द रेडियस। ये बात हो गई। देखें यहाँ पे फिर से देखें, इसको समझें कि ये जो ये चार्ज यहाँ पे वोल्टेज बनाया है ये वाला, ये कांस्टेंट है, ये इट इज नॉट वेरिंग फॉर ऑल द डिस्टेंसेस अप टू द कैपिटल आर, द रेडियस, द पोटेंशियल विल जस्ट रिमेन इक्वल टू दिस डिवाइड बाय आर। और इसके बाद यहाँ पे, और इसके बाद इस वाला कर्व में के अंदर डिवाइड बाय स्मॉल आर, यानी जो भी डिस्टेंस होगा वो हम यहाँ पे सर्कल के बाहर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सर्कल के अंदर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल आर इज द रेडियस। आई होप दिस इज जस्ट क्लियर, लेकिन अगर फिर भी नहीं क्लियर नहीं है तो सर्किल के बाहर क्या हमारे पास सिचुएशन होगी जो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये वाली बाहर, जैसे सर्कल के बाहर है ना ये वाला, तो ये डिवाइड बाई ये वाला आर इस्तेमाल होगा, और इसके अंदर कैपिटल आर इस्तेमाल होगा। तो अभी ये जो पॉइंट है ये कहां पर है, जीरो है ना, ये जीरो पोजीशन पे इनसाइड द सर्कल। तो इस वाले सर्कल के भी अंदर है, इस वाले सर्कल के भी अंदर है, तो इसका मतलब है दोनों रेडियस इस्तेमाल हो जाएंगे। एक वोल्टेज V1 होगा प्लस द वोल्टेज V2। तो इस सर्कल की क्योंकि स्केलर सम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, द वोल्टेज ड्यू टू दिस V1 एंड V2, इस सर्कल की वजह से जो वोल्टेज और इस सर्कल की वजह से वोल्टेज, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इसके अंदर कितना सर चार्ज था, अंदर देखें इसका चार्ज Q1 वो 6 नैनो कूलम्स, ये रहा यहाँ पे, तो दिस इज 6 नैनो कूलम्स, यहाँ पे दिस इज 9 नैनो कूलम्स, लेकिन माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में 9 कर लो नैनो कूलम्स, डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल ये हेयर, एंड डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, लार्जर सर्कल, आउटर सर्कल।
तो ये यहाँ पे 0.05 लिख दिया, और आर स्क्वायर नहीं आता वोल्टेज कैलकुलेशन में, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज 180 वोल्ट। अच्छा, सेकेंड सही है। पॉइंट। क्यों नहीं आता है इसमें, फिर से बताएंगे आप? हाँ आर स्क्वायर क्यों नहीं आता? हाँ, आर स्क्वायर क्यों नहीं आता, वो जो है ना पॉइंट आपको पिछली वाली क्लास में से देखना पड़ेगा, लेकिन आई कैन जस्ट पुल दैट इन्फॉर्मेशन अगेन। इस पेज नंबर को याद रख लेते हैं, वी हैव टू कम बैक एट 768 अगेन, लेकिन वी कैन जस्ट पुल दिस इन्फॉर्मेशन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर की हुई है, जो कि आप भूल जाते हैं, सारी बातें, बिकॉज वी आर नॉट वेरी मच इन प्रैक्टिस, so you can just not refer back easily. अच्छा, ये देखें, ये वाला पॉइंट हमने किया था, तो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर किया था, बट when we went just for the integration for finding out the work done due to this force of a point charge, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से जब हमने इंटीग्रल किया तो आर स्क्वायर 1/r बन गया था, और आपने ही मुझे बताया था कि -1/r होता है इसका इंटीग्रल, याद है? तो यहाँ से फॉर्मूला आते 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 ये इसकी रिलेशनशिप बन गई, और जब वोल्टेज, ये पोटेंशियल एनर्जी है, जब वोल्टेज करेंगे तो दिस क्यू नॉट डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के, दिस इज के, क्यू नॉट से डिवाइड हो चुका है क्योंकि वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, तो ये डिवाइड बाई आर नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद जब भी सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वोल्टेज निकालना हो तो हम हाँ लगाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये देखें, डोंट कंफ्यूज इक्वेशन 23.9, 23.9, जस्ट लेट मी शो यू 23.9, वेयर इज 23.9, यस दिस इज 23.9, ये रही। आगे चलते हैं, ये वाले 23.9 for the potential energy of 2 point charges with the similar expression in 23.7, 23.7, ये रही 23.7, ये इन्होंने बड़ा वाज़ेह करके दिया है, for the radial component of the electric force that one charge exerts on the other, potential energy U is proportional to 1/r while the force component Fr is proportional to 1/r square। जो आपका सवाल था इसको इन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे यहाँ पे कर दिया है। हम कहाँ पर थे? 768। एक काम करेंगे, इसकी मैंने कहा प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं, ये शेयर कर देते हैं ग्रुप में। अच्छा, वो आप पीडीएफ में से करके कर दीजिएगा। सही है। सही है। अच्छा, तो ये वाली बात वाज़ेह हो गई, और हम थे कहाँ पर? हम थे यहाँ पर, तो हमने दोनों के इनसाइड की वजह से दोनों के रेडियस ले लिए। ये पॉइंट अच्छे तरीके से आप लोग समझ लें, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू हैव अ काइंड ऑफ सेम कॉन्सेप्ट इन योर फाइनल एग्जाम्स। आई एम जस्ट अगेन एम्फसाइजिंग कि इन दैट वे आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्री मार्क्स, बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नॉट कि मैं आपको चीटिंग करवा रहा हूँ। आई जस्ट वांट यू टू जस्ट डू कंसंट्रेट ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, आप ग्रैस्प करें इसको और ड्रिल भी करें इसको। अच्छा, सो इसके जो है कॉन्सेप्ट ये होगा, सवाल ये नहीं होगा, तो यू विल नॉट बी मीन्स जस्ट लाइक कॉपी और पेस्ट टाइप ऑफ थिंग। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है 4 r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। द पॉइंट, दिस पॉइंट इज आउटसाइड द इनर शेल। 4 सेंटीमीटर कहां पर होगा? 3 सेंटीमीटर के बाहर होगा। इट इज जस्ट समथिंग हियर, तो इसका मतलब है कि इस शेल के बाहर होगा और इस शेल के अंदर होगा। तो इस शेल के अंदर होगा तो कौन सा रेडियस, इस वाले चार्ज के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा? इनर वाला। और इनर वाला क्या इस्तेमाल होता है? रेडियस। तो दिस विल बी इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई R2, बट Q1 से बाहर ही है, Q1 की कॉन्फ़िगरेशन से बाहर है, तो फिर स्मॉल r। तो स्मॉल r का मतलब है कि सेंटर से डिस्टेंस 0.4, जो कि यहां पे दिया हुआ था ये सवाल में 0.04, और 9 वाले चार्ज के अंदर है तो 0.05। कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया -270.3। दिस पॉइंट 6 सेंटीमीटर, ये यहां पे समथिंग है, तो दिस पॉइंट इज आउटसाइड द इनर शेल एंड इनसाइड द आउटर शेल है। आउटर व्हाट पॉइंट? अच्छा, ये तो मैं दूसरा पढ़ने लगा, तीसरा पॉइंट, दिस पॉइंट इज आउटसाइड बोथ शेल्स। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी r और यहां पर भी r, तो दोनों पे 0.6 और 0.6 दोनों चार्ज में, तो इधर कैलकुलेट कर लिया, दिस इज -40। अच्छा, अब पॉइंट बी, हम कौन से पेज पे थे सवाल के अंदर? 780 ट्राई कर लेते हैं। ओके, 780 है, 27 पे हैं हम सवाल पे। The point B, what is the magnitude of the potential difference between the surfaces of the two shells? Which shell is at higher potential, the inner shell or the outer shell? अब कौन सा शेल पे हायर पोटेंशियल है?
तो पहले तो हम करेंगे द पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल। पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल का मतलब है कि ये क्या बात है, इस वाले रेडियस के ऊपर हमें इसका पोटेंशियल मालूम करना है, विच विल बी कांस्टेंट, क्योंकि स्फेरिकल चार्ज कॉन्फिगरेशन है ना, तो यहाँ पे सारा सर पोटेंशियल सेम होगा। हाँ बोले बोले बोले। सर मैं सर वो जो है ना, वो यार सर वो स्केच पेन का यूज करते हैं ना, मैं बड़ा अच्छा समझ आता है, यकीन करें नहीं आ रहा समझ इस तरीके से। अच्छा चलें सही है, ठीक है, अभी तो जो है गुजारा करें, अभी मैं आपको जो है जो बड़ी वाजी वाजी चीजें बता रहा हूँ, तो स्केच पेन की जरूरत नहीं है। सर वो अच्छा आपने क्या बोला था, ये पोटेंशियल जीरो क्यों होता है, वो हाँ, कौन बताई थी बात आपने अभी? पोटेंशियल जीरो नहीं होता, मैंने कुछ और बताया था। मैंने ये बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ये जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो रेडियस से डिवाइड होके आता है। लेकिन इसके बाहर जो आता है वो डिस्टेंस से डिवाइड होके आता है। अंदर को हम डिस्टेंस नहीं लेते कि भाई हमें लेट से कि ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का पोटेंशियल मालूम करना है, तो ये भी एक आर है, स्मॉल आर, तो इसके अंदर सारा पोटेंशियल इज जस्ट इक्वल टू द रेडियस। अच्छा अब यहाँ पे ये वाली बात बता दी, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया आपको कि द बी पॉइंट क्या है, द इनर शेल, द पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल सरफेस इज इक्वल टू कि एक के तो अंदर है और एक के बाहर है, तो जिसका अंदर है सरफेस के बराबर है ना, तो क्या है द पोटेंशियल ऑफ इनर शेल, ये दोनों के अंदर है ना, ये दोनों के पॉइंट के अंदर है, द पॉइंट जो द सरफेस है, ये देखें, नहीं कहाँ कह रहा हूँ, एक तो ये है सरफेस पोटेंशियल, और एक ये वाला पॉइंट इस वाले के अंदर है, ठीक है ना। तो अंदर होगा तो अंदर का पोटेंशियल कैसे मालूम करते हैं, रेडियस लगा देते हैं, तो यहाँ पे 0.5 लगा देंगे, इस वाले की वजह से मालूम करने के लिए 0.5 लगा देंगे, और ये जो है ये सरफेस का है तो इसका मतलब 0.3 आएगा, ये तो एक्चुअल पॉइंट है जो सरफेस पे होता है, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा पॉइंट बी में, ये 0.5 और ये 0.3, और इसको हम 1 पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 1 वाले पार्ट में यही वाला था, यहाँ पे 0.3 था, यहाँ पे 0.5 था, अभी हमने इसको समझ के आए हैं, और वही वैल्यूज है, यहाँ पे ये 0.3 है, ये 0.5 है, तो ये 180 वहीं से वैल्यू आपने पुट कर कैपिटल दी। आर रखा ना, कैपिटल आर हाँ रखा है ना? कैपिटल यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, फिर देखें यहाँ दोनों पे आपको क्या रखना है, कैपिटल आर, दिस इज हाँ कैपिटल आर, ठीक और ठीक। इधर क्या रखना है, कैपिटल आर। कैपिटल आर, क्योंकि ये अंदर है, ये सर्किल के ये अंदर बड़े है। ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पे हमें मालूम करना है इनर शेल, वो जी 0.3 के डिस्टेंस पर है, तो इसकी सही तो है। सरफेस ही है, Q1 की तो सरफेस ही है ये, और हाँ Q2 के अंदर है, तो हाँ Q2 के अंदर है तो ये भी कैपिटल आर आएगा। सही है, और Q1 भी ये जो चार्ज है ये भी सर्किल के अंदर ही है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो बस सही है। सही है। अच्छा द पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल सरफेस, अब पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल सरफेस क्या होगा कि देखें Q1 के तो बाहर है, तो Q1 का तो स्मॉल आर आएगा, और स्मॉल आर क्यों, बड़े सर्कल की सरफेस है तो वो 0.5 पे होती है, बड़े 0.5 की सरफेस 0.5 पर है, तो ये आ गया R2, कैपिटल R2, और ये जो है ये बड़े सर्कल की सरफेस है, तो ये भी कैपिटल रेडियस आता है, तो इसको कैलकुलेट कर लिया, और हमने जो है ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज किया, तो V1 माइनस V2 आया, तो ये आ गया वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज 181.719। अच्छा अब जो है मुझे अगला सवाल भी कराना है, एंड वी स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट, और मैं आपको बता दूं कि दिस सवाल इज काइंड ऑफ, मैं कहाँ पे चलाना चाहूँ फिर से 788 पे, ये देख रहे हैं, ओह 780 पे, यस 780 पे। अच्छा अब ये जो सवाल है ना, मैं आपको बताऊं इसके बारे में कुछ करने से पहले, कि ये देखें, पहले तो आपके पास ये कि ये सवाल यहाँ पर मौजूद है इंपॉर्टेंट्स में, तो बहुत ज़रूरी सवाल है, कोई वेट नहीं कर रहा, 15 हो गए, अच्छी बात है। अच्छा तो क्या कह रहा था मैं कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मेंशन्ड, और मैं वही वाला आपको सवाल करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और इसको आप समझिए कि अगर आपका एग्जाम ओपन बुक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट, वेयर everything is information is available to you, but only the person who has just gone through all these concepts and have just worked on it, और अपने जहन के अंदर सारी चीजें बिठाई हैं, वो वहां पे जाके एक्सट्रैक्ट कर सकेगा इंफॉर्मेशन। हेलो लेकिन सर। चलें मेरा, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आपके सारे ओपन बुक के कॉन्सेप्ट जो हैं वो इतने स्ट्रांग होंगे कि दैट यू कैन अटेम्प्ट ओपन बुक पेपर, बट इवन देन मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, अब तो ये सारे मैं आपको पुल करके दे रहा हूँ, सारे वी आर, आई एम जस्ट डायरेक्टली
सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो आप जो है मेरे साथ रहें और ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैन आप ये पढ़ें मेरे लिए प्लीज। ओके सर। अरे छोड़, सॉरी, मैं आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गया। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आना था, इसका तो एक टॉपिक है पहले। आई जस्ट लेट मी जस्ट वो जो है ना, लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट थिंग। कहाँ पे थे? 768 पे थे। हाँ सही है। जब तक हम टॉपिक ना करें, जब तक हम इसको जाहिर बात है कि पेपर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। आई एम जस्ट स्किपिंग दीज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, और मैं आपको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ जो कि आपको काम की चीज़ है। ये सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वोल्टेज की वो भी है, लेकिन हम थोड़ा सा आसान सी चीज़ कर लेते हैं ताकि जो है ना आप लोगों की ज़िंदगी आसान रहे। आई जस्ट डोंट वांट टू जस्ट कि भाई आपको मैं जो है ना तकलीफ में नहीं डालना चाहता, लेकिन बहरहाल आपके इंडिविजुअल टाइम की एफर्ट के बगैर जो है ना आप ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सके, नहीं ग्रैस्प कर सकते। अच्छा, देयर इज अ रिंग चार्ज। What is it? A ring charge. And we just want to find out the potential at a distance of x from that on the axis of that ring charge. एक्सिस का मतलब है वो लाइन जो सेंटर में से गुजर रही हो, ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस है ना, पूरी ये एक्सिस है इसकी, रिंग की एक्सिस है ये। अगर इस रिंग को लिटा देंगे तो इसकी एक्सिस लाइन क्या बन जाएगी? वाई एक्सिस बन जाएगी। अच्छा, अब इसके एक्स डिस्टेंस के ऊपर आप पॉइंट पी पे वोल्टेज मालूम करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करते हैं वोल्टेज मालूम करने के लिए कि व्हाट वी डू इज कि वी जस्ट फाइंड आउट कि एक हम चार्ज ले लेते हैं। अब देखें ये सवाल जो है ना, ये आपको ड्रिल करने की सूरत में लेना पड़ेगा इसको। आई विल जस्ट टेल यू द फॉर्मूला, विल ऑल्सो एक्सप्लेन द डेरिवेशन, बट डेरिवेशन इज जस्ट वन स्टेप, देयर इज नॉट मच इन द एक्सप्लेनिंग। लेकिन इसके बाद हमने न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होगा ना, तो वो ओपन बुक टाइप का क्वेश्चन होगा, वेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड, और फिर जो है आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऑल्दो ये तो सिर्फ एक लाइन की डेरिवेशन है, बट जस्ट बी विद मी, कंसंट्रेट, फोकस, फुल अटेंशन प्लीज। अच्छा, तो व्हाट वी डू इज हम इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में से पूरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए हर इस रिंग पे हर पॉइंट को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज अ पॉइंट चार्ज। हर पॉइंट को हम कह सकते हैं कि भाई ये एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज को इस तरीके से रखा हुआ है हमने डिस्ट्रीब्यूट कि वो एक रिंग बन गई है। ये हमेशा का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। उसको हम कहते हैं डी क्यू। अच्छा, हर डी क्यू से यानी एक छोटा सा पॉइंट चार्ज जो ना उसकी कोई डायमेंशन होती है ना उसका कोई वेट होता है, और बस ना उसका डायमेंशन कोई नहीं होती, तो वॉल्यूम भी नहीं होता, एरिया भी नहीं होता, सिर्फ पॉइंट चार्ज का हम कोई साइजेस नहीं लेते। हम कहते हैं बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल है ये। अच्छा, तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल को हम इंटीग्रेशन की टर्म्स में कहते हैं डी क्यू। तो अगर हम कह लें कि भाई ये एक क्यू का सिर्फ सिंपल पॉइंट चार्ज हो तो फॉर्मूला ये होता है, ये के अभी हम करके आए, के डिवाइड बाई के मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन आर। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास डी क्यू है और दिस डी क्यू के साथ जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, इसका हर किसी का डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो हमने कहा कि व्हाट इज आर। आर को हमने कहा कि भाई हमारे पास ए मौजूद है, द रेडियस ऑफ द रिंग। डी तो बताइए, डी के और क्यू क्यों लिखा है, मतलब क्या पर्पस है? देखिए ये तो देन ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो बार बार हम करते रहे पहले से। सर ये रिंग वाला न्यूमेरिकल तो आपने पहले भी करवाया है। वो रिंग वाला तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करवाया था ना। जी सर, जी इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया था, अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए करवा रहा हूँ। ओके, सही है सर, सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा था, और अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक वोल्टेज के लिए करेंगे तो यहाँ पे आर करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को इस वक्त भूल जाएं, ये इसको यहाँ पे से छुपा दें थोड़ी देर के लिए, इस इंटीग्रेशन के सिंबल को छुपा दें, तो ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बन गया। और वहां पे पॉइंट चार्ज किया है, पॉइंट चार्ज हमने क्यू की जगह पे डी क्यू लिखा है। ये देख रहे हैं, ये वही वाला फॉर्मूला है अभी जो हम करके आए हैं, ये वाला फॉर्मूला सही है। यही वाला फॉर्मूला स्फेयर का भी है, ये वाला फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का भी है। चले आगे 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 चलते हैं। तो डी क्यू एक्सप्लेन हो गया जैन, पॉइंट चार्ज। ये आपने डी इसलिए दिया क्योंकि हर सर्किट के हर कोने पे चार्ज निकालना है। हाँ, डी इसलिए दिया है कि मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, मुझे पूरे इस सर्कल की पूरी इंटीग्रेशन इस हर रिंग पे हर पॉइंट को
केटर करना है, टेक केयर करना है, यानी इसको अकाउंट फॉर करना है अच्छा कि I have to just involve all the point charges on this ring. That's why I have just mentioned in the terms of the integration dq. जब dq लगा दिया तो इंटीग्रल भी लगा दिया कि हर dq की वजह से जो हर dq का एक अलग डायमेंशन होगी, अलग डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा 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 एंड लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब ये r, what is r? r is the by Pythagoras theorem when you have this distance from its axis. तो ये जब x मौजूद है और रेडियस मौजूद है रिंग का, तो हम मालूम कर सकते हैं कि हर पॉइंट से, रिंग के हर पॉइंट से इसका p का डिस्टेंस कितना होगा। हमने कहा कि हर पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। देखें, इस पॉइंट से इस p का डिस्टेंस कांस्टेंट है, इस पॉइंट से इस p का डिस्टेंस कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, हर जगह से कांस्टेंट है। एंड दैट इज गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज दिस इज r स्क्वायर, द रेडियस। तो इसको कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकाल लिया और dq को इंटीग्रल किया, और dq को जब इंटीग्रल करेंगे तो व्हाट विल कम आउट, दैट विल कम आउट द q, द टोटल चार्ज। dq का इंटीग्रल क्या होगा, q होगा ना, और q स्मॉल होगा। लेकिन जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे फॉर दिस रिंग, तो सारा का सारा चार्ज इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सारा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अराउंड अर्थ रिंग। तो पूरी q के, पूरी रिंग के ऊपर टोटल चार्ज, चार्ज डेंसिटी नहीं, टोटल चार्ज, चार्ज डेंसिटी आती है टोटल चार्ज डिवाइड बाय द लेंथ रिंग की या लाइन की। लाइन वाला ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये टोटल चार्ज आ गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तैयार हो गए। सो अब हम जा सकते हैं वहां पर जहां पर हम पहले थे। सो हमारा टाइम थोड़ा 12:30 से आगे हो जाएगा आज, क्योंकि सर हाँ सर वो मैं चैप्टर नंबर 21 की जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक न्यूमेरिकल जो है वो उसमें प्रॉब्लम है सर, तो वो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, वो उसका सोल्यूशन मैंने सारे न्यूमेरिकल्स के सारा हर एक का नहीं जितने और नहीं मैंने सर, कहा ना, यानी वो कूलम्स लॉ का है, कूलम्स लॉ के मैंने ज्यादातर सवाल कर लिए, लेकिन वो एंड के जो दो वो डीएनए वाले जो सवाल आते हैं ना उनमें काफी। व्हाट्सएप पे भेजें चलो मुझे, सही है मैं व्हाट्सएप पे भेजें। सर, वो अभी सर क्लास करने के लिए, अभी क्लास करने दें, सारे लोग इन्वॉल्व हैं, देखें कितने लोग हैं सारे, और हर किसी से मैं यही कह रहा हूँ, और जो लोग रिकॉर्डिंग देखें उनसे भी यही कह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you just send me a WhatsApp message and then we will be just able to interact इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, तो we are here and then we are also here, that is 29 को हम करना है। और सवाल है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का। सो इसका रेडियस कितना है, 15। जैन आप पढ़ रहे थे, इस सवाल को जरा पढ़िएगा। ये मैं पढ़ रहा हूँ सर। A uniformly charged thin ring has radius 15.0 centimeter and total charge plus 24.0 nanocoulomb. An electron is placed on a ring's axis a distance 30.0 centimeter from the center of the ring and is constrained to stay on the axis of the ring. The electron is then released from rest. A part describe the subsequent motion of the electron. B part find the speed of electron when it reaches the center of the ring. सही है, जमा के पढ़ा माशाल्लाह। और ये जब तक सवाल को जमा के ना पढ़े ना, सवाल समझ में नहीं आता। लेकिन मजीद फिर भी एक बार में तो ये सवाल समझ में आ ही नहीं सकता, कोई सा भी फिजिक्स का प्रॉब्लम ना न्यूमेरिकल में से। तो आई विल जस्ट रीड इट अगेन एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन द प्रोसेस। वो ये कह रहे हैं कि मैंने डायग्राम नहीं बनाई क्या, ओहो मैंने डायग्राम नहीं बनाई, या शायद बनाई है, लेट मी सी। अच्छा चलिए, मैंने डायग्राम नहीं बनाई, वो जो मैंने डायग्राम बनाई थी वो रफ में बनाई थी, फिर मैं इसके ऊपर नहीं लेके आया। चलिए कोई बात नहीं, डायग्राम तो मौजूद है हमारे पास। यहाँ पे कहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। वो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रिंग ऑफ रेडियस 5, अभी जो हम न्यूमेरिकल ऊपर देखते हुए आए हैं वो वहाँ पे थिन रिंग पे, इसका सेंटीमीटर रेडियस कितना है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद चार्ज कितना है 24 नैनोकूलम्स। तो हम देखते चले जाते हैं दोबारा से उसके ऊपर, 7 इस पे थे हम, 768 पे, हाँ 768 पे। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे चार्ज निकला, इसका नंबर याद रख लेंगे अगर दोबारा आना हो तो। ये है 770।
अच्छा, तो ये कह रहे हैं ए इज कितना था, 15 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। सही है, ये बात हो गई। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जो आगे पीछे नहीं जा सकता, इसी लाइन पे एक्सिस पे ही रहेगा। तो आप ये डिफाइन करें कि व्हाट विल बी द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिलीज्ड। तो बड़ा आसान सवाल है, ये वाला पार्ट तो बहुत ही आसान है। ये देखें आज का ये देखें, ये पेज है 780। ये देखें कि इस चार्ज की पोलैरिटी क्या है, 24 प्लस नैनो कूलम्स प्लस, और इलेक्ट्रॉन किस कौन पोलैरिटी का होता है, नेगेटिव। तो इसको फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट होगी, किस डायरेक्शन में होगी, डेफिनेटली टुवर्ड्स द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दैट इज टुवर्ड्स द रिंग। तो ये सीधा आएगा, लेकिन इसको लिमिट किया है कि ये एक्सिस से मूव नहीं कर सकता, बिकॉज इट हैज बीन कंस्ट्रेंड टू स्टे ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ये एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, या एक्सिस ऑफ द रिंग पे रहेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेज द सेंटर ऑफ द रिंग। अब ये जो सवाल है ना, इट्स टू इन्वॉल्व, लेकिन जाहिर बात है हमने एग्जाम भी लेना है और ओपन बुक लेना है, तो हमें इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हो ना, जो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के कॉन्सेप्ट्स हो, उसको अप्लाई करना हमें आना चाहिए। लेकिन क्योंकि बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट अवेलेबल फॉर यू टू पुल एवरीथिंग फ्रॉम वट एवर प्लेस दैट वॉज जस्ट देयर, क्योंकि मेरी जो है काफ़ी चीज़ों पर जो है ग्रिप जहन में रहती है, तो मैं तो डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ चीज़ों के, अच्छा ये यहाँ पे इस तरीके से होगा। लेकिन आपको जो है मैं ड्रिल दे रहा हूँ ये, और यू जस्ट रिमेंबर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको ओपन बुक क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स के फॉर्मूला निकालने के लिए पूरी किताब की उस जगह पे जाना आसान हो। सही है। अच्छा, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि पहले फील्ड ऑफ द रिंग चार्ज हम कहाँ निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं फील्ड ऑफ द रिंग फ्रॉम एग्जाम्पल 21.9 में हमने फील्ड ऑफ द रिंग निकाली थी, ठीक है। अच्छा, तो फील्ड ऑफ द रिंग निकाली थी हमने। अच्छा, वो फोर्स मालूम करनी होती अगर तो हम ये फील्ड ऑफ द रिंग इस्तेमाल करते, लेकिन शायद फोर्स हमने इसमें इस्तेमाल भी नहीं की है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इट सेज, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। द काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है कि एनर्जी कभी ना ज़ाया हो सकती है, ना शक्ल बदल सकती है। तो शक्ल क्या बदल लेती है, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। अच्छा, इन आवर केस के ए द इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एज द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट इन इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो इसका मतलब दिस के ए इज जीरो। अच्छा, अभी हम जो है रिंग का जो टॉपिक डिस्कस करके आए हैं, उसके अंदर ये उन्होंने हमें फॉर्मूला दे दिया है, V is equal to 1/4 pi E naught epsilon naught, that is equal to K, ये K है, multiply by the total charge of the ring, divide by this x square, the distance from the axis of the ring, the center of the ring, और r square the radius। तो वो मैंने डेटा बना के दे दिया, that becomes very easy for you। तो r क्या है, रेडियस है 0.15 ऑफ द रिंग। इसको अलग से लेके बैठिएगा और इस सवाल को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और सारी कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, ताकि इस तरह आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग क्या है, 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। अच्छा, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये स्टार्ट यहां से हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और एंड कहां पे करेगा, क्योंकि इट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रिंग, तो इसका जो सेकंड पोजीशन होगी दैट विल बी जीरो। द डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, वो सीधा रिंग के ऊपर जाकर डिस्टेंस एट जीरो पर आ जाएगा। जब तक फोर्स अप्लाई होती रहेगी वो रिंग की तरफ बढ़ता रहेगा, और ये दूसरा डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। पहला डिस्टेंस एक्स ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, द एक्स बी इज 0 सेंटीमीटर। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू, दैट इज 24 नैनो कूलम्स, दैट इज इन पॉजिटिव। रेडियस कितना है वो मैं पहले ही लेक्चर डबल लिख दिया मैंने, यहाँ पे छोड़ दें इस बात को, ये दोबारा मैंने लिख दिया, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, अब इस वाले फॉर्मूले में के बी के किसके बराबर है, के बी इज इक्वल टू, बिकॉज के ए तो जीरो हो चुका हुआ है, तो इट इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। ये लिख दिया मैंने, यू ए माइनस यू बी, क्लियर होगा। अच्छा, के बी इज इक्वल टू
हाफ एम बी स्क्वायर द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, द वेलोसिटी एंड द मास। अच्छा, अब हमें निकालना है पोटेंशियल, बिकॉज दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, सही है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी तो जब निकलेगी ना जब हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई द चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाई वी। अगर आपको ये याद नहीं है अभी तो मैं आपको फिर से पुल बैक करके दिखाता हूँ किताब में से कि अब हमें इस वाले चैप्टर को देख, ये वाला टॉपिक नहीं आना होगा, फिर भी 780 पर है ये, हम आते हैं 760 पे आ जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल आया था, यहाँ पे ये यहाँ पे कहाँ पे, अच्छा ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला जो मैंने आपको समझाया था, ये मेरे पिछले लेक्चर में था, इसको जरा देख लीजिएगा, सो दैट यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए, तो मैंने लेक्चर में बताया था ना, पिछले रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बताने के लिए आ रहा था ना, वो कौन सा था यार, सॉरी यार, मैं आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए था पेज मुझे, एनीवे नहीं यार, नहीं मिल रहा, हाँ यहाँ पे ये रहा, दिस इज इट, ये वाला फॉर्मूला। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी हो तो V को मल्टीप्लाई करना पड़ता है Q नॉट से, और वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये Q क्या चीज है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी क्या होगी, माइनस होगी, और इसका चार्ज कितना होगा 1.602 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। तो UA का वोल्टेज, ये UA माइनस UB कितना हो गया, UA माइनस UB, E मल्टीप्लाई बाय VA माइनस VB, क्योंकि ये क्या है, UA कितना है EVA, और UB कितना है EVB, तो VA माइनस VB हो गया। अच्छा, तो ये इसके इस जगह पे पुट कर दिया इसको, इस जगह पे हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई यहाँ पर ई, और ये वोल्टेज, तो ये VA माइनस VB हो गया, ये टोटल की जगह पे, सॉरी, ये टोटल की जगह पे VA माइनस VB रख दिया, ये ई VA माइनस VB ये वाला रख दिया, सही है। अच्छा, यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली हमने V स्क्वायर, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे m डिवाइड हो गया, और क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे तो अंडर स्कोर ले लिया, अंडर रूट ले लिया। आगे चले, VA की वैल्यू की रिलेशनशिप हम यहाँ पे देख चुके हैं कि व्हाट इज VA कैसे मालूम करते हैं, VA मालूम करते हैं टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाई K, दिस इज K मल्टीप्लाई बाई द टोटल चार्ज यहाँ पे गिवन है 24, x कितना है, द डिस्टेंस फ्रॉम XA, VA का मतलब है कि XA यहाँ पे हमने लिखा है XA इज 0.3, तो 0.3 लग दिया, रेडियस इज फिक्स्ड ऑफ द रेडियस ऑफ द रिंग, तो ये लग दिया 643 आ गया। VB मालूम करना है, VB के अंदर XA कितना है, XB है, VB में के अंदर XB है, जो फाइनल पोजीशन है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज जस्ट ऑन द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, तो वो 0.15 है, तो ये हो गया 143। बाकी सारी चीजें वही ऊपर है, K मल्टीप्लाई बाय द Q, ये वाले फॉर्मूले में, तो सिर्फ ये बात वाजे हुई है VB में कि दिस XB becomes 0, this X becomes XB and the position of B is at a 0 distance from the ring, तो ये आ गया। तो VA भी पता चल गया, VB भी पता चल गया, और इस वाले फॉर्मूले के अंदर और क्या रह गया, देखें इस वाले फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन चार्ज मौजूद है -6, ये लिख दिया -6, 2 मौजूद है फॉर्मूले में -1.602 मल्टीप्लाई 10 पावर -19, ये VA है, यहाँ पे VA, यहाँ पे VB अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.109 मल्टीप्लाई 10 पावर, तो -31, तो ये इसका फॉर्मूला ये आ गया। और दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट इन योर फाइनल एग्जाम, एंड देन वी हैव जस्ट exceeded our limit of 12:30, so this class will also be just offered as a recorded lecture to 1D2, so so I hope that you all have understood, all those who are just on the watching the recording and were not in the present in the class, must just remember that these are the very important concepts, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे जस्ट आप व्हाट्सएप मैसेज करें, ऑडियो मैसेज, और किताब के स्नैपशॉट्स भी लेके भेज दें तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व थिंग्स। सर एक बात बोली, हेलो, देखें एग्जाम के बारे में मैंने बहुत आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं आज, और नहीं इसी तरीके सर, से हमने नेक्स्ट वीक के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ करना है,
तो दो ऑल दोज ऑफ यू हु आर जस्ट के काइंड ऑफ के यार पिछला सारा बहुत हैवी हो गया है, तो वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अभी भी आप लोग क्लास के अंदर जरा अटेंटिव हो जाएंगे ना, तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट। सो प्लीज स्ट्रेस जरा मोर फोकस ऑन योर दीज क्लासेस, जो कि हमारे ये जो लेटर उसमें आ गया है, और इसको जो है आप दिल के तौर पे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अपने हाथ से सॉल्व करें। सो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है ना एक असाइनमेंट और एक क्विज दे दें, पेपर 40 नंबर का कर दें, बहुत लोड है।